फ्रेंड्स, आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग गुड। तो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं लक्ष्मीकांत का, दैट इज़ यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब इस चैप्टर से और आगे जो हम कंटिन्यू करेंगे, हम बेसिकली आर्टिकल्स के बेस पे कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 to 4 जो है, जो पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें हम यूनियन एंड इट्स टेरिटरी की बात करते हैं, जो पार्ट 1 है उसकी हेडिंग ही यही है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। उसके बाद हम फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे सिटीजनशिप, जिसमें हम 5 to 11 की बात करेंगे। फिर हम फंडामेंटल राइट्स देखेंगे 12 to 35। फिर आगे हम डीपीएसपीस देखेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ देखेंगे। तो बेसिकली अब हम जो कंटिन्यूएशन करेंगे अपनी सीरीज़ की, वो हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स के रेफरेंस में, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली बात करने वाले हैं आर्टिकल 1 to 4 के बारे में, ठीक है। लेट स्टार्ट। आर्टिकल्स 1 to 4 अंडर पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, राइट। वही जो मैंने अभी बताया कि पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जिसमें आर्टिकल 1 से लेके 4 तक आते हैं, वो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के नाम से इंक्लूडेड हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं, राइट। द फर्स्ट टॉपिक इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया, दैट इज भारत, एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। सबसे पहले आर्टिकल 1 की जब भी हम बात करते हैं, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि जो कंट्री का नाम मैंशनड है, वहाँ पे उन्होंने इंडिया और भारत दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। और सेकेंडली उन्होंने यूनियन ऑफ स्टेट्स मेंशन किया है इंस्टेड ऑफ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। यानी कि इस स्टेटमेंट से हमको दो बातें पता लगती हैं। सबसे पहली बात ये कि कंट्री का नाम क्या है, तो इंडिया दैट इज़ भारत, ये बोला गया है। इंडिया दैट इज़ भारत, दोनों वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और दूसरी बात हमको क्या पता लगती है, द नेचर ऑफ पॉलिटी ऑफ द कंट्री, कि हमारे देश में जो पॉलिटी है उसका नेचर क्या होगा, और वो क्या है, इट इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स रादर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। अब हमको पता है कि हमारी कंट्री के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल स्ट्रक्चर है, राइट। तो ऑल दो फेडरल स्ट्रक्चर होने के बावजूद भी फेडरेशन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, और बी आर अम्बेडकर ने प्रेफर किया टू यूज़ द वर्ड यूनियन ओवर फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो इसके भी हम रीज़न देखेंगे क्यों उन्होंने यूनियन इस्तेमाल किया और क्यों फेडरेशन यूज़ नहीं किया, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। दिस प्रोविजन डील्स विद टू थिंग्स। अब ये प्रोविजन की जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी कि आर्टिकल 1 की, इससे हमको दो चीज़ें पता लगती हैं। पहली, द नेम ऑफ द कंट्री, एंड सेकेंड, द टाइप ऑफ पॉलिटी, राइट। देर वॉज नो यूनानिमिटी इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली विद रिगार्ड टू द नेम ऑफ द कंट्री। अब जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट्स हो रही थी, तो वहाँ पे अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे थे। कुछ बोल रहे थे कि हमको इंडिया इस्तेमाल करना चाहिए वर्ड, और कुछ बोल रहे थे कि हमको भारत इस्तेमाल करना चाहिए। तो बी आर अम्बेडकर ने बोला, आप दोनों शांत हो जाओ, हम दोनों वर्ड्स का इंक्लूजन करेंगे। जो मॉडर्न वर्ड है इंडिया उसको भी यूज़ करेंगे, और जो ट्रेडिशनल वर्ड है भारत उसको भी यूज़ करेंगे। सम मेंबर्स सजेस्टेड द ट्रेडिशनल नेम भारत, कुछ मेंबर्स कह रहे थे कि भारत जो ट्रेडिशनल नेम है उसको इंक्लूड करना चाहिए, और कुछ एडवोकेट कर रहे थे कि जो मॉडर्न नेम इंडिया है वो इंक्लूड करना चाहिए। हेंस द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड टू अडॉप्ट अ मिक्स ऑफ बोथ। इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, बी आर अम्बेडकर ने और ड्राफ्टिंग कमेटी ने फाइनली ये डिसाइड किया कि हम दोनों का मिक्स, दोनों का ब्लेंड इस्तेमाल करेंगे, और हम बोलेंगे इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। सेकंड जो हमको बात पता लगती है कि टाइप ऑफ पॉलिटी कैसी है हमारे देश में, द नेचर ऑफ पॉलिटी कैसी है, वो हमको इस फ्रेज से पता लगती है, द यूनियन ऑफ स्टेट्स, राइट। सेकेंडली, द कंट्री इज डिस्क्राइब्ड एज यूनियन ऑल्दो इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन स्ट्रक्चर। ये हमको पता है कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऑल्दो क्वाजाई फेडरल है, एक तरह से फेडरल ही है स्ट्रक्चर के अंदर, बट फिर भी हम यूनियन वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। According to Dr. B. R. Ambedkar, the phrase Union of States has been preferred to Federation of States for two reasons. बी आर अम्बेडकर ने जब बोला कि हम यूनियन ऑफ स्टेट्स इस्तेमाल करेंगे और फेडरेशन ऑफ स्टेट्स वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, तो इसके दो रीजंस दिए उन्होंने। सबसे पहला उन्होंने ये वाली बात बोली कि हम जो हैं, हमारी जो इंडियन यूनियन है, इट इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स लाइक द अमेरिकन फेडरेशन। यानी कि अमेरिका के अंदर क्या था, जब उस टाइम पे ओरिजिनली 13 स्टेट्स थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो जो 13 स्टेट्स थे, आज तो 50 हैं, जब उन्होंने उस टाइम पे डिसाइड किया था कि हम आपस में अग्रीमेंट करते हैं और फिर एक यूनियन बनाएंगे, ठीक है। उस तरह से उनका एक फेडरेशन बना था। बट इंडिया के अंदर ऐसा नहीं होता, स्टेट्स ने आपस में डिसाइड नहीं किया था कि हम इंडियन यूनियन बनाएंगे, बट इंडियन यूनियन ने बनाया था कि हम एक कंट्री बनेंगे और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस फीचर में हम डिफरेंट हैं अमेरिकन फेडरेशन से, और हम थोड़े से इंक्लाइंड हैं कैनेडियन फेडरलिज्म की तरफ इस रिस्पेक्ट में। इस वजह से हमने फेडरेशन वर्ड का इस्तेमाल ना करते हुए यूनियन वर्ड का इस्तेमाल किया है। ये तो पहला रीज़न था कि द स्टेट्स वर नॉट फॉर्म्ड एज एन अग्रीमेंट
द यूनियन वॉज नॉट फॉर्म एज एन एग्रीमेंट बिटवीन द स्टेट्स। दूसरा रीज़न ये था कि जो भी स्टेट है, अब कल को अगर केरला उठ के बोलती है कि हमको इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं बनना, हमको अलग स्टेट बनानी, हम फाइनेंशियली अपना देख लेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशनली सोशली सब कुछ अपना काम अकेले कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट काम कर सकते हैं, और हमको इंडियन यूनियन से सेसीड करना है, अपने आप को बाहर निकालना है, बट ये पॉसिबल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनली। ये इसका दूसरा फीचर था यूनियन वर्ड का इस्तेमाल करने का, कि नो स्टेट हैज़ द राइट टू सेसीड इटसेल्फ फ्रॉम द इंडियन यूनियन। ठीक है, तो दो रीजंस हमने देख लिए क्यों यूनियन ऑफ स्टेट्स इस्तेमाल किया था और फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं इस्तेमाल किया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उसके ये दो रीजंस दिए। अब उसको पढ़ते हैं टेक्सचुअली। वन, द इंडियन फेडरेशन इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन अग्रीमेंट अमंग द स्टेट्स लाइक द अमेरिकन फेडरेशन। ये मैंने आपको समझाया कि जो इंडियन फेडरेशन बना था वो एक रिजल्ट नहीं था अग्रीमेंट का अमंग द स्टेट्स लाइक द अमेरिकन फेडरेशन, जैसे अमेरिका के अंदर हुआ था। और सेकेंडली, द स्टेट्स हैव नो राइट टू सेसीड फ्रॉम द फेडरेशन, कि जितने भी हमारे इंडियन स्टेट्स हैं उसमें से किसी के पास भी ये राइट नहीं है कि वो अपने आप को बाहर निकाल ले या सेसीड कर ले इंडियन फेडरेशन से। इंडिया से वो बाहर नहीं निकाल सकता, चाहे वो चाहे या ना चाहे। द फेडरेशन इज एन यूनियन बिकॉज इट इज़ इनडिस्ट्रक्टिबल। अब हम बोलते हैं कि हमारा जो इंडिया की जो कंट्री है, इट इज़ एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स के हाथ में ही पावर नहीं है कि वो इंडिया के यूनियन को डिस्ट्रॉय कर दे, बट जो यूनियन है उसके हाथ में पावर है कि वो स्टेट्स की बाउंड्रीज को, उनके नाम को, उनके एरियाज को डिमिनिश कर सकता है या ऑल्टर कर सकता है। इसलिए हम बोलते हैं इट इज़ एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ठीक है, द फेडरेशन इज अ यूनियन बिकॉज इट इज इनडिस्ट्रक्टिबल, कि यूनियन को तोड़ा नहीं जा सकता। द कंट्री इज एन इंटीग्रल होल एंड डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट्स ओनली फॉर कन्वीनियंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि इंडिया प्राइमरीली एक होल यूनिट है, सिंगल यूनिट है, बस एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। अब आर्टिकल 1 के अंदर ये जो हम यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे 3 कैटेगरीज ऑफ टेरिटरीज हमको पता लगती हैं। वो 3 कैटेगरीज क्या है? सबसे पहला टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, यानी कि जितनी भी स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के अंदर, फिर यूनियन टेरिटरीज, और तीसरे वो सारी टेरिटरीज जो शायद फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट चाहे तो इंडिया के अंदर इंक्लूड कर सकती है, जैसे हमने सिक्किम किया। टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम, यानी कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन कमेंसमेंट में आया 1950 के अंदर, उस टाइम पे सिक्किम पार्ट नहीं था, बट यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने अपने विजन से ये सोच लिया कि प्रॉबली कोई ऐसी जगह या ऐसी टेरिटरीज हो सकती हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाद में इंक्लूड कर ले इंडियन यूनियन के अंदर। तो ये तीन तीन कैटेगरीज उन्होंने मेंशन करी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो स्टेट्स हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, और तीसरी वो सारी टेरिटरीज जो बाद में इन फ्यूचर अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो इंक्लूड कर सकती है, एक्वायर कर सकती है इंडियन यूनियन के अंदर। तो आगे हम देखते हैं, द नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड द टेरिटोरियल एक्सटेंट आर मेंशन्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग पार्ट्स हैं और कुछ शेड्यूल्स हैं। प्रेजेंटली इसमें 12 शेड्यूल हैं। उन शेड्यूल्स में से सबसे पहला शेड्यूल जो है, जो फर्स्ट शेड्यूल है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? जितने भी हमारी कंट्री के स्टेट्स हैं उनके नाम, और यूनियन टेरिटरीज के नाम, और उनका टेरिटोरियल एक्सटेंट, कि वो किस एरिया तक, क्या लैटिट्यूड तक, क्या लॉन्गिट्यूड तक, और क्या क्या एरिया वो कवर करती हैं, वो सब फर्स्ट शेड्यूल के अंदर मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन के। एट प्रेजेंट देर आर 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरीज। अब ये बुक जब लिखी गई थी 2019 के अंदर, उस टाइम पे 28 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज थी, बट आज ये यूनियन टेरिटरीज जो हैं 9 हट के 8 हो चुकी हैं। वो ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि दादर एंड नगर हवेली जो यूनियन टेरिटरी थी, उसको दमन एंड दीव के अंदर मिक्स करके सिंगल यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। ठीक है, ये किया था बीजेपी गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली, और ये इस बुक के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए आप इस 9 को चेंज करके अभी 8 कर सकते हो। इस समय प्रेजेंटली 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर्टेनिंग टू स्टेट्स आर एप्लीकेबल टू ऑल द स्टेट्स इन द सेम मैनर। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सारी लॉज एप्लीकेबल हैं, जो सारे प्रोविजंस लिखे हुए हैं स्टेट्स को लेके, वो सारे के सारे प्रोविजन सब स्टेट्स पे इक्वली लागू करते हैं। ठीक है, ये कोई स्टेट ये नहीं बोल सकता कि हम पे ये कम लागू करता है, या ये लॉ जो है दूसरे वाले स्टेट पे ज़्यादा उसको फ़ायदा दे रहा है, हमको कम दे रहा है। सारे स्टेट्स के ऊपर इक्वली एप्लीकेबल है सारे लॉज जो स्टेट्स के अंदर हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मैंशनड है। However, the special provisions under Part 21 applicable to the states of Maharashtra, Gujarat, Nagaland, Assam, Manipur, Andhra Pradesh, Telangana, Sikkim, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एंड कर्नाटका, यानी कि ये सारे स्टेट्स जो हैं इनको कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए हुए हैं अंडर पार्ट 21। राइट, पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बोला गया है कि ये जो कुछ स्टेट्स जो यहाँ मेंशन है, इनके पास एक कुछ स्पेशल पावर्स होंगी जो इन जनरल पावर्स को ओवरराइड करेंगी या ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी इन जो जनरल प्रोविजंस हैं उनसे ज़्यादा। ठीक है,
ओवरराइड द जनरल प्रोविजंस रिलेटिंग टू द स्टेट्स एज अ क्लास। ठीक है, जो ये स्पेशल प्रोविजंस हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अगर कोई क्लैश होता है उन जनरल प्रोविजंस में और इन स्पेशल प्रोविजंस में, तो ये स्पेशल प्रोविजंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उन जनरल प्रोविजंस के ऊपर जो सब स्टेट्स के लिए लागू करते हैं। ठीक है, फर्दर द फिफ्थ एंड द सिक्स शेड्यूल, जो फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो एरियाज हैं उन सब के बारे में कुछ और स्पेशल प्रोविजंस बता रखे हैं। ठीक है, फर्दर द फिफ्थ एंड सिक्स शेड्यूल्स कंटेन सेपरेट प्रोविजंस with respect to the administration of scheduled areas and tribal areas within the states। ठीक है, फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल की जब हम बात करेंगे डिटेल में, तब हम देखेंगे किस तरह से उनमें मैंशनड है कुछ ट्राइबल एरियाज और शेड्यूल्ड एरियाज के रिलेटेड कुछ स्पेशल प्रोविजंस। अब हम बात करते हैं कि टेरिटरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया, ये दो अलग अलग फ्रेजेस हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो सिंपल सा बेसिक डिफरेंस ये है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया जो जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तो इसमें हम तीनों टेरिटरीज़ की बात करते हैं, चाहे वो स्टेट की टेरिटरीज़ हो, चाहे वो यूनियन टेरिटरीज़ हो, चाहे वो फ्यूचर में एक्वायर्ड जो भी टेरिटरीज़ हो, उनके बारे में हम बात करते हैं जब भी हम टेरिटरी ऑफ इंडिया का वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। जब हम यूनियन ऑफ इंडिया फ्रेज यूज़ करते हैं, इसमें बस स्टेट्स की बात करते हैं। इसमें यूनियन टेरिटरी और जो टेरिटरीज हम फ्यूचर में अगर एक्वायर करेंगे वो टेरिटरीज नहीं इंक्लूड होती। ठीक है, देयरफॉर वी से दैट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज अ वाइडर एक्सप्रेशन दैन यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका जो स्कोप है, इसका जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन है वो ज़्यादा है, वाइडर है एज कंपेयर टू यूनियन ऑफ इंडिया, बिकॉज द लैटर इंक्लूड्स ओनली स्टेट्स वाइल द फॉर्मर इंक्लूड्स not only the states but also the union territories and the territories that may be acquired by the government of India at any future time। ठीक है, तो टेरिटरी ऑफ इंडिया जब भी आप वर्ड यूज कर रहे हैं तो इसमें तीनों चीजें इंक्लूडेड हैं, बट यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर बस स्टेट्स इंक्लूडेड हैं। द स्टेट्स आर द मेंबर्स ऑफ द फेडरल सिस्टम एंड शेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स विद द सेंटर। जो स्टेट्स हैं उनके अंदर किस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है कि वो पावर्स शेयर करते हैं सेंटर के साथ एक फेडरल सिस्टम के अकॉर्डेंस में। बट जब हम बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज की या फिर वो सारी टेरिटरीज जो फ्यूचर में एक्वायर करेगी गवर्नमेंट, वहाँ पे डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन करती है। ऑन द अदर हैंड आर डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट्स के अंदर फेडरल स्ट्रक्चर के थ्रू काम होता है, पावर जो डिवाइडेड होती है फेडरल सिस्टम के हिसाब से होती है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में, और यूनियन टेरिटरीज और एक्वायर्ड टेरिटरीज के अंदर डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्टर करती है। Being a sovereign state, India can acquire foreign territories according to the modes recognized by international law। एक sovereign state होने की वजह से इंडिया जो है वो किसी भी फ्यूचर में किसी भी और टेरिटरी को, कोई एक्सटर्नल टेरिटरी को, किसी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर सकती है, बट बशर्ते किस तरह से, वो जिस तरह से एक्वायर कर रही है वो इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डेंस में होना चाहिए। कोई इलीगल मीन्स से वो उसको एक्वायर नहीं कर सकती किसी भी फॉरेन टेरिटरी को। जिस भी टेरिटरी को वो एक्वायर कर रही है इट शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द मोड्स रिकग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल लॉ। और वो क्या क्या है, कुछ चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले सेशन, यानी कि वो सीज कर सकती है किस तरह से, किसी ट्रीटी के थ्रू, अगर उसको किसी खरीद सकती है, उसको गिफ्ट में मिल सकता है, लीज पे मिल सकता है, या फिर प्लेबिसाइड करवा दे उन लोगों के वहाँ पे और उस एरिया को ले ले, उस तरह से। फिर उसके बाद ऑक्यूपेशन के थ्रू ऑक्यूपाई कर सकती है किसी भी जगह को, बट हितरटो अनऑक्यूपाइड बाय रिकग्नाइज्ड रूलर, उसको तभी ऑक्यूपाई कर सकती है अगर उसको किसी और रिकग्नाइज्ड रूलर ने करंटली ऑक्यूपाई नहीं कर रखा है। ठीक है, कॉन्क्वेस्ट के थ्रू ऑक्यूपाई कर सकते हैं या फिर सब्जुगेशन के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने एक्वायर किए हैं सेवरन फॉरेन टेरिटरीज सच एज दादर एंड नगर हवेली, गोवा, दमन एंड दीव, पुडुचेरी एंड सिक्किम सिंस द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि 1950s के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारी ऐसी टेरिटरीज हैं जो एक्वायर कर रही हैं फ्रेंच गवर्नमेंट से, पोर्चुगीज गवर्नमेंट से, या फिर किसी और पिछली स्टेट से। ठीक है, और इन वेज के थ्रू, बट वो इन अकॉर्डेंस है विद द इंटरनेशनल लॉ। द एक्विजिशन ऑफ दीज टेरिटरीज आर डिस्कस लेटर इन द चैप्टर। अब इसके बारे में हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, सिक्किम के बारे में, गोवा के बारे में, दमन दीव के बारे में। ठीक है, यहाँ तक हमारा जो है आर्टिकल 1 कंप्लीट हो जाता है। आर्टिकल 1 में हमने क्या क्या देखा कि नाम क्या है कंट्री का, इंडिया दैट इज भारत, और दूसरा देखा कि उसका नेचर ऑफ पॉलिटी क्या है, किस तरह की पॉलिटी होगी देश के अंदर, कि एक फेडरल स्ट्रक्चर होने के बाद भी उन्होंने क्यों यूनियन ऑफ स्टेट्स इस्तेमाल किया रादर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 पे। तो इस टेक्स्ट को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू देता हूँ कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहते क्या हैं। अब आर्टिकल 2 के अंदर दो प्रोविजंस होते हैं। क्या क्या? सबसे पहला कि जो भी फॉरेन टेरिटरी है, ये ध्यान रखना कि आर्टिकल 2 की जब भी हम बात करें तो हम फॉरेन एक्सटर्नल टेरिटरीज की बात करते हैं, इंडिया मेन लैंड के अंदर किसी टेरिटरी की बात नहीं करते। कोई भी अगर फॉरेन टेरिटरी है, कोई भी अगर जगह है, तो उसको हम एडमिट कर सकते हैं या तो इंडियन यूनियन के अंदर, और अगर वो सोसाइटी यानी कि वो कोई टेरिटरी एस्टैब्लिश नहीं है
तो उसको एस्टैब्लिश करने के बाद फिर इंडिया के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो आर्टिकल 3 का सिंपल सा मीनिंग है किस तरह से हम किसी फॉरेन टेरिटरी को इंडिया के अंदर जोड़ सकते हैं, एडमिट कर सकते हैं। तो दो प्रोविजंस क्या है, एडमिट करना, बट एडमिट हम किसको करेंगे, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। अगर कोई स्टेट ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है उसको इंडिया के अंदर एडमिट कर सकते हैं, या फिर अगर वो एस्टैब्लिश्ड नहीं है तो उसको पहले एस्टैब्लिश करेंगे और फिर इंडिया के अंदर इंक्लूड कर लेंगे, इंडियन यूनियन के अंदर। ये आर्टिकल 2 कहता है। आर्टिकल 3 की जब भी हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, यानी कि जितने भी इंटरनल पॉलिटिकल मैप है इंडिया का, जितने भी इंटरनल स्टेट्स हैं उनके एरिया के अंदर जो भी चेंजेस आएंगे, उसमें कोई भी मॉडरेशन या ऑल्टरेशन जब भी करेंगे तो हम आर्टिकल 3 का यूज़ करेंगे। तो बेसिक डिफरेंस आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में यही है कि जब भी आर्टिकल 2 का यूज़ करेंगे तो ऐसी स्टेट की बात करेंगे जो पहले इंडिया का पार्ट नहीं था और अब हमने इंक्लूड किया है। और आर्टिकल 3 के अंदर हम जो इंडियन स्टेट के अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं, इंडियन यूनियन के अंदर जितनी भी स्टेट्स हैं, उनके बारे में अगर किसी का एरिया हमको कम करना है, जैसे हमको आंध्र प्रदेश को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तोड़ना था, फिर हमने बॉम्बे की स्टेट को महाराष्ट्र और गुजरात में तोड़ा, ये जो इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया हो रहा है ये आर्टिकल 3 के हिसाब से हो रहा है। ठीक है, तो आर्टिकल 2 एक्सटर्नल चेंजेस की वजह से और आर्टिकल 3 इंटरनल चेंजेस में, राइट। अब टेक्स्ट पढ़ते हैं। आर्टिकल 2 एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। आर्टिकल 2 क्या बात करता है कि वो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो एडमिट कर सकती है कोई भी स्टेट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया, या फिर एस्टैब्लिश कर सकती है नई स्टेट, जैसा भी उसको ठीक लगे। ठीक है, दस आर्टिकल 2 ग्रांट्स टू पास टू द पार्लियामेंट। तो आर्टिकल 2 दो पावर्स देता है पार्लियामेंट को। क्या, सबसे पहला द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट्स, कि किसी कोई स्टेट अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है बट वो इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं है तो उसको एडमिट कर लो इंडियन यूनियन के अंदर। और दूसरा द पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट्स, कि अगर कोई नई स्टेट जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड भी नहीं है, वहाँ पे एक एस्टैब्लिश सोसाइटी नहीं रहती, उसको पहले एस्टैब्लिश करो और फिर इंडियन यूनियन के अंदर इंक्लूड कर लो। द फर्स्ट रेफर्स टू द एडमिशन ऑफ स्टेट्स विच आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। जब भी हम एडमिट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे इसका मतलब उन स्टेट्स की बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं। while the second refers to the establishment of states which are not yet in existence, which were not in existence before, जो अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही बट हमने उनको एग्जिस्ट करवाया, उनको एस्टैब्लिश किया और फिर इंडियन यूनियन में इंक्लूड कर लिया। ठीक है, नोटेबली आर्टिकल 2 रिलेट्स टू एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स दैट आर नॉट अ पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। इससे हमको सीधा सीधा ये समझ आता है कि आर्टिकल 2 के अंदर हम उन स्टेट्स की बात कर रहे हैं, चाहे उनका एडमिशन या एस्टैब्लिशमेंट, जो इंडियन यूनियन का पार्ट अभी तक नहीं है। ठीक है, और आर्टिकल 3 की जब हम बात करेंगे, ऑन द अदर हैंड रिलेट्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द चेंज ऑफ और चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग स्टेट्स ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया। जब भी हम आर्टिकल 3 की बात करेंगे तो हम उन स्टेट्स की बात करेंगे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर, वो बाहर नहीं है, वो इंडियन यूनियन के अंदर ही है, हमारे इंडिया में ही है, और फिर उनके अंदर हम कोई इंटरनल ऑल्टरेशन या फिर मॉडरेशन कर रहे हैं। In other words, Article 3 deals with the internal readjustment inter se of the territories of the constituent states of Union of India। जो ऑलरेडी स्टेट्स एग्जिस्ट कर रही हैं इंडिया के अंदर, उनके अंदर कोई इंटरनल रीएडजस्टमेंट करना, किसी का एरिया कम करना, किसी का एरिया ज़्यादा करना, किसी की कैपिटल चेंज करना, किसी का नाम चेंज करना, वो सब जो है आर्टिकल 3 के अंदर आता है।